उसको टेंशन हो रही है इसलिए तुम फॉर्मेट पूछ रहे हो। उसको है नहीं टेंशन, उसकी चिंता तुम मत कर, ठीक है ना। मैम केस स्टडी का आंसर देना वापस बता दो एक। हाँ, अभी अभी डाला है क्या? अच्छा, वो भी यहीं पे है। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बता दो भाई, रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं करनी है ना। यस चलो। अच्छा, मुझसे पूछा है अभी कि केस स्टडी का आंसर कैसे करना है ना। तो देखो एक बार, कोई भी केस स्टडी है उसके लिए अपन को क्या करना होता है, आंसर अपन 3 पार्ट में देते हैं। पहला होता है हमारा लीगल प्रोविज़न, जो क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम्पल है, वो जिस टॉपिक से डील करता है वो टॉपिक तुम्हें एक्सप्लेन करना है लीगल प्रोविज़न में। जैसे मैंने कोअर्जन वाली केस स्टडी करवाई थी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1872 कोअर्जन इज डिफाइंड एज फॉलो, और कोअर्जन के बारे में बता दिया। ठीक है, फैक्ट्स में क्या बताओगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है, हियर इन द गिवन प्रॉब्लम दिस हैज हैपेंड, ये बताना होता है फैक्ट्स में। और कंक्लूजन में क्या बताते हो, अप्लाइंग द अबव लीगल प्रोविजन इन द गिवन प्रॉब्लम दिस विल बी द आंसर, कि ऊपर वाले प्रोविजन को अगर हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करें तो हमारा ये आंसर निकलता है, दिस वी कैन कंक्लूड, वो है हमारा लीगल प्रोविजन। ठीक है, अब आप आंसर शीट में आंसर्स वगैरह तो आपके वही जाएंगे जो एमसीसी बुकलेट में दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको पहले ही बोला है, सारे करके बैठना। जो अपने एमसीसी बुकलेट के पीछे दिए हुए हैं प्रैक्टिकल केस स्टडी, वो सारी कवर करती है, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम सब दिए हुए उसमें, तो उनको अच्छे से करके बैठना, तो केस स्टडी उससे बाहर आएगी ही नहीं, यानी मेन एग्जाम में भी नहीं आएगी। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेम वगैरह बदल देंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहनी है। ठीक है, और बची बात किसकी, थ्योरी क्वेश्चन, तो वो आपको जब जब टॉपिक कराए हैं तो साथ साथ में गाइड किया है क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, हैप्पी मूड में पेपर दे के आओ। अभी इतनी कोई टेंशन वाली आई नहीं है स्टेज, है पेपर दे रहे हो ना। टेंशन नहीं है बोला तो मैंने पूछा, पेपर से एक दिन पहले वैसे हमारी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो अभी जो आपको 3 यूनिट लग रही है ना कि बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, जब आप मेन एग्जाम में जाओगे तो पूरी लॉ के साथ रिपोर्टिंग भी करके जाओगे, समझ आई बात। तो वो एक प्रेशर होता है, एक सर पे डंडा होता है जो तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करता है, और वो होना भी ज़रूरी है, चाहे आप कैसे भी करो, परेशानी पा के करो, बट इस बहाने तुम्हारी 3 यूनिट रेडी होंगी। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ के जाएगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो तो टेस्ट ना भी हो तो भी नहीं पढ़ने वाला बेटा, तो उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, क्या हुआ, इन्होंने डाला था ना फोल्डर, ये क्या है, इसमें डाले तो थे उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स अडेंडम वाला था, कोई भी फाइल नहीं मिलेगी इसमें, तो फिर बोलना पड़ेगा भैया को कि डाले तो सही। चलो, या तो आज की क्लास तो ऐसे ही करा देती हूँ, क्योंकि अभी तो 2:13 तो हो ही चुके हैं, बुलाएंगे करेंगे अपन के बोर्ड पे कर लेंगे, इससे बढ़िया। तो अपन टॉपिक क्या चल रहा था ये बता मुझे, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट है, स्टार्टिंग ही की है बस, मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट किया होगा, है ना, और कुछ नहीं किया ना। ये पूरा ही फॉर्मेट हो गया। आईसीआई खुल जाएगा, ठीक है, एक बार पहले समझा देते हैं, क्योंकि समझने के बाद ही आईसीआई से लेंगे। आप लोग के पास तो है ही खैर नोट्स, तो मैं आपको बताती चाहती हूँ, आप देख लेना।
सबसे पहला पॉइंट अपन ले चुके थे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अब लेने जा रहे हैं सेल बाय जॉइंट ओनर, है ना, यही टॉपिक आ रहा है, सेल बाय जॉइंट ओनर या फिर को ओनर्स। तीन चीज़ें पूरी हो जाएं तो आपका सेल वैलिड मानी जाएगी। पहली चीज़, बेचने वाला कौन है? जॉइंट ओनर। जो गुड्स बेचेगा वो कौन होना चाहिए? जॉइंट ओनर। उसके पास होना चाहिए पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर्स। और बायर कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड परचेजर। द सेल विल बी वैलिड। एग्जाम्पल सुनो, ABC तीन जनों ने मिलकर के एक कार खरीदी, तो दीज आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कार। इन तीनों की कंसेंट से कार का पोजीशन कहाँ पर था? कार का पोजीशन था C के पास, C के फार्म हाउस पर कार पार्क्ड थी, ठीक है। C ने ये कार बोनाफाइड परचेसर D को बेच दी, सेल विल बी वैलिड, D विल गेट गुड टाइटल। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, देख लो। बेचने वाला कौन है? जॉइंट ओनर, को ओनर, ठीक है। उसके पास गुड्स है विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर, और जो बंदा खरीद रहा है वो कौन है? बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। क्लियर है क्या? देख लो एक बार, नोट से भी रीडिंग लगा लो। सेल कंसेंट से हो ये ज़रूरी नहीं है, बाद में A और B के पास क्या ऑप्शन है? A और B के पास ये ऑप्शन है कि वो C से कह सकते हैं कि जो भी प्राइस में हमारा हिस्सा मिलता है हमें दो, चाहे तो चाहे क्या ले लो, डैमेजेस ले लो। लेकिन कार नाउ बिलोंग्स टू द बोनाफाइड परचेजर D, A एंड B कैन नॉट टेक द कार बैक। ये तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए बस। जो बेच रहा है वो बंदा कौन? जॉइंट ओनर। उसके पास पोजीशन किसकी कंसेंट से? विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर्स। और खरीदने वाला कौन? बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड एक्सेप्शन। लिख लिया ना? ये चीज़ लिखी हुई है नोट्स में, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है वो देखो। पहली चीज़ ये है कि पोजीशन शुड बी अंडर, पहले कंडीशन लिख रही हूँ देखो, पोजीशन शुड बी अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, नॉट रिसिंडेड येट। और कॉमोडिटी किसके पास जानी चाहिए? बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। एक एग्जाम्पल से समझो। ए जो है हमारे एग्जाम्पल में एक ज्वेलर है, बी ने क्या किया? फ्रॉड किया, और बी ने बाय फ्रॉड एक कॉस्टली रिंग अक्वायर कर ली है ए से। फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कैसा होता है? वॉइडेबल। कल टेस्ट देने वाले बच्चे। फ्रॉड में शुरू के 4 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट, मिस्टेक में वॉइड, बायलैटरल मानेंगे तो, ठीक है। अब फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कैसा? वॉइडेबल। पहली कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई? पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इससे पहले कि ज्वेलर को इस फ्रॉड का पता चलता, वो इसे कैंसिल करता, उससे पहले बी ने ये रिंग बेच दी बोनाफाइड परचेजर सी को, सेल विल बी वैलिड। सारे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, देख लो आप। पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, कॉमोडिटी चली गई किसके पास? बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। क्लियर है क्या? बताओ। ये आया तुम्हारा एक्सेप्शन नंबर 3। बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? लिखवाया था लास्ट टर्न पे। जो पैसे दे के चीज़ को खरीद रहा है एंड हैज़ नो नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन, और लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, सिवाय 2 जगह। कौन से? हायर परचेज, स्टोलन प्रॉपर्टी, वहाँ इसको भी कुछ नहीं मिलता। यही पढ़ा था ना अपन ने। अच्छा, ये समझ आ गया ना? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कौन सा आ रहा है? सेल बाय सेलर इन पोजेशन ओनरशिप ऑफ बायर।
ऐसा कुछ है क्या? रिंग वापस नहीं ले सकता, ज़्यादा ज़्यादा डैमेजेस किससे? बी से। कैन नॉट डिमांड द रिंग बैक क्योंकि सेल इज वैलिड। अच्छा नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? सेल बाय सेलर इन पोजीशन, ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन, है ना। क्या कहना चाहते हैं? देखो इस बार सेलर के पास गुड्स का पोजीशन तो है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। किसको? बायर को। ओनरशिप किसके पास है? बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने यहाँ जयपुर में एक ट्रेडिशन है कि अपन कोई नया 4 व्हीलर खरीदते हैं तो अपन उसको पहले मोती डूंगरी मंदिर लेके जाते हैं, बाद में घर पे लेके आते हैं। एंड वी प्रिफर टू टेक इज डिलीवरी ऑन वेडनेसडे, है ना। तो एक बायर है, उसने लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदी, पेमेंट कर दिया, ठीक है, फ्राइडे को, और बोला इस कार की डिलीवरी कब लूँगा? वेडनेसडे। अब लेटेस्ट होने की वजह से वो थोड़ी शॉर्टेज में है ना। नेक्स्ट डे सैटरडे को एक कस्टमर आता है शॉपकीपर के पास, क्या बोलता है कि भाई ये वाली गाड़ी खरीदनी है, एक ही पीस है उसके पास। सेलर को पता भी है कि ये पीस बिक चुका है बायर को, उसने पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन अगर वो मना करेगा ही विल लूज अ कस्टमर। उसको पता है कि इस बंदे को कब देनी है? वेडनेसडे को, और इसको आज ही चाहिए। मेरे पास कंसाइनमेंट आ रहा है, कब आ रहा है? मंगलवार को आ रहा है, तो ऐसा ही पीस आएगा, वो मैं उसको पकड़ा दूंगा। सेलर इस तरीके के अरेंजमेंट डेली लाइफ में कई बार करता है। अब बंदा तो खरीदने वाला किससे खरीद रहा है बेटा? सेलर से। पैसे दे के चीज़ खरीद रहा है, ओनरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बताओ। मिलेगी। सेल विल बी वैलिड। सेलर के पास जबकि गुड्स का पोजीशन था, ओनरशिप उस बंदे को ट्रांसफर हो चुकी थी बायर को, फिर भी उसने सेलर ने किसी और को बेच दी, सेल विल बी वैलिड। इन केस मानो वेडनेसडे को ये डिलीवरी नहीं दे पाया कार की, अब बोलो डैमेजेस ले लो सेलर से, लेकिन बोनाफाइड परचेजर से कार वापस नहीं मिलेगी, सेल विल बी वैलिड। सेल विल बी वैलिड। याद रहेगी चीज़ की नहीं रहेगी? बताओ मुझे। तो ये मैंने अभी आपको बताया, सेलर जो है उसके पास पोजीशन है, ओनरशिप किसके पास? बायर के पास। तो सेलर जो है पोजीशन था उसके पास, ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो चुकी है? बायर को। सेलर ने गुड्स बेच दिए बोनाफाइड परचेजर को, सेल विल बी वैलिड। सेल विल बी वैलिड। या अभी अपन ने एग्जांपल लिया मोती डूंगरी वाला, याद रहेगा। अब इसी का उल्टा कर देंगे। अब इसका उल्टा कैसे करें? इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस बार उल्टा कर दो, इस बार सेलर की जगह बायर कर दो, बायर की जगह सेलर कर दो। इस बार पोजीशन तो किसका है? बायर का, और ओनरशिप किसकी है? सेलर की। कैसे? ए ने गुड्स बेचे बेटा बी को ऑन क्रेडिट बेसिस। अब क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचे तो ए हमारा सेलर, बी हमारा बायर, है ना। बायर को ओनरशिप तो नहीं मिली, लेकिन क्या मिल चुका है? पोजीशन। अब इसने क्या किया? ये गुड्स बेच दिए, किसको बेच दिए? बोनाफाइड परचेजर को, सेल विल बी वैलिड। यूजुअली क्या माना जाता है कि जिसके पास गुड्स है उसी के होंगे, जिसके पास पोजीशन है यही माना जाता है ना, गुड्स उसी के होंगे, सेल विल बी वैलिड। अगर दिक्कत है, इसको तकलीफ है, क्या करे? डैमेजेस ले लो, कैन नॉट टेक द कमोडिटी बैक, सेल इज वैलिड। उल्टा कर दो बस उसी पॉइंट का, हेडिंग पढ़ लो, उसको पढ़ लो। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। बायर के पास पोजीशन आ गया लेकिन ओनरशिप अभी भी सेलर की है, ये पॉइंट बोलना चाह रहा है हमारा। नेक्स्ट उल्टा कर दिया पहले वाले पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है ये बताना? एस्टॉपेल, एस्टॉपेल, ठीक है, पूरा ही कर देते ना रब। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपेल। एस्टॉपेल वर्ड याद आ रहा है? अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकते, मुकरेंगे तो लॉ हमको रोकेगा, स्टॉप करेगा, उसी को कहते थे एस्टॉपेल। माइनर पे रूल लगता है क्या? नहीं लगता है। माइनर झूठ भी बोले तो लॉ उसका साथ देता है। केस का नाम मोरी बीबी वर्सेस धमदास घोष, ठीक है। लेकिन अगर उसने उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी या उसके पास कोई अनस्पेंट अमाउंट पड़ा है तो वो ले सकते हैं ना, ठीक है, पढ़ा था ना ऐसे एग्जाम्पल भी। अच्छा आप देखो क्या कहता है एस्टॉपेल का रूल।
ए गया हमारा बी के पास कि मुझे क्या करना है, एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, सेकेंड हैंड कार खरीदनी है जिसमें ये वाली फीचर्स होनी चाहिए। बी ने उसको विश्वास दिलाया कि जैसी कार तू खरीदना चाहता है वैसी एक कार किसके पास है, सी के पास, तू चाहे तो खरीद सकता है। ठीक है, ए ने बी की बात पे विश्वास किया और पैसे देके ये कार सी से खरीद ली। ए हमारा कौन है, बोनाफाइड परचेजर। जबकि रियल सिचुएशन क्या थी, कार का ओनर खुद बी था। उसने ए को नहीं बताया क्योंकि उसको क्या लगा कि मेरे को अगर इसको बता दिया तो ये मेरे साथ बार्गेनिंग करेगा, तो इसने एक दूसरे बंदे सी को इंट्रोड्यूस करा दिया। सी कौन है, बेच रहा है, सेलर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब दोबारा एग्जांपल देखो, ए ने बी से बोला सेकेंड हैंड कार खरीदनी है बताओ, बी ने उसको विश्वास दिलाया सी के पास ऐसी कार है तू खरीद सकता है। इसी की बात पे विश्वास करके इसने ये कार खरीद ली, पैसे देके कार खरीदी है। अब बाद में क्या ये बताओ, बी ये बोल पाएगा कि सी के पास बेचने का राइट ही नहीं था, कार तो मेरी थी, नहीं बोल पाएगा ना। सेल बाय एस्टॉपेल विल बी वैलिड। इसकी लैंग्वेज कैसी आएगी वो सुनो, इसमें लैंग्वेज आएगी ओनर इज एस्टॉप्ड बाय कंडक्ट टू डिनाई सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये लाइन आपको याद करनी है। अपने एग्जाम्पल में ओनर कौन है, बी, और सेलर कौन है, सी। ओनर इज एस्टॉप्ड फ्रॉम बाय कंडक्ट, ओनर को बाय कंडक्ट रोका जाएगा, डिनाई मतलब रोका जाना, मना नहीं कर सकता वो, दैट सेलर हैज नो राइट टू सेल द गुड्स। बी कभी ये नहीं बोल पाएगा कि सी के पास गुड्स बेचने का राइट नहीं है, कार तो मेरी थी। बी विल बी स्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग दैट सी हैज नो राइट टू सेल द कार। क्यों, क्योंकि उसने खुद ने विश्वास दिलाया ना बेटा, मुकर नहीं सकता अपनी कही हुई बात से। ठीक है, मुकरेगा तो लॉ इसको रोकेगा। सेल बाय एस्टॉपेल सेल विल बी वैलिड, सेल बाय एस्टॉपेल सेल विल बी वैलिड। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। तो इसका एग्जाम्पल तो बना लो क्योंकि तुम दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें दिक्कत देगा, अभी तो प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, भूल जाते हैं ना फिर, वही वाली बात है क्योंकि थ्योरी है अपना फिर। हो गया, चलो अब आगे लेते हैं। बचा है किसी का? थोड़ा सा फास्ट लिख लो बेटा। अच्छा सर आ रहा है बीच में। लिख लिया क्या बताओ? चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है बताना मुझे। अनपेड सेलर आ रहा होगा है ना। अनपेड सेलर नाम से ही समझ में आता है, ऐसा सेलर जिसे अपने गुड्स के लिए पेमेंट नहीं मिला। ही इज़ अनपेड, ही इज़ अनपेड। या तो इसको पैसे ही नहीं दिए या फिर चेक वगैरह दिया था जो कि हो गया बाउंस। अल्टीमेटली ही इज़ अनपेड। पूरी यूनिट पढ़ोगे, यूनिट नंबर 4 जिसकी टाइटल ही क्या है, अनपेड सेलर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट है, ठीक है। 4th यूनिट का नाम क्या आएगा अपना, अनपेड सेलर। अच्छा आप देखो, अनपेड सेलर के कुछ राइट्स पढ़ाएंगे अपन को, यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ोगे। एक आएगा राइट ऑफ लियन, एक आएगा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट,
राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स को रोकने का राइट। ठीक है, अब अनपेड सेलर है बेटा, पैसे इसको मिले नहीं, इसने अपने दो राइट थे इसके पास जो वो यूज़ किए, फिर भी इसको पैसे नहीं मिले, तो अब ये क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा, ही विल रीसेल द गुड्स। और अगर खरीदने वाला बंदा कौन, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी वैलिड। पोजीशन है बेटा इसके पास, ये मान के चल रहे हैं। अनपेड सेलर है, पैसे नहीं मिले, लेकिन पोजीशन है। मैंने कहा 2 महीने बाद आपकी दुकान से इस रेट पे चीनी खरीदूंगी, और मैं लेने गई नहीं। ठीक है, आप बन गए अनपेड सेलर, लेकिन शुगर है तो आपके पास ही ना, एग्रीमेंट टू सेल है ना, आप मुझसे ज़्यादा क्या ले पाओगे, डैमेजेस। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो आपके पास गुड्स पड़े, आप आगे बेचोगे नहीं क्या, किसी को बेचोगे ना, और खरीदने वाला बंदा कौन है, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी वैलिड। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या आ रहा है वो बताओ। ये अभी डिटेल में आएंगे यूनिट 4 में। राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन राइटिंग, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये अनपेड सेलर के राइट है बेटा, उसने यूज़ किया ये राइट, फिर भी उसको पैसे नहीं मिले, यही समझ लो अभी। अल्टीमेटली ही इज़ अनपेड, तो ये किसी और को गुड्स बेचेगा, खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अदर प्रोविजन में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स आ रहा है या ऑफिशियल रिसीवर आ रहा है, पहले ऑफिशियल रिसीवर आ रहा है। एक बंदा हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट, कोर्ट का ऑफिसर अपॉइंट होता था ऑफिशियल रिसीवर, और कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गई कंपनी, तो कौन अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर। क्या करते हैं, दिवालिया की असेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल करते हैं। अब इंसॉल्वेंट के पास में प्रॉपर्टी तो बेटा कम है और लाइबिलिटीज़ उसकी ज़्यादा है, तो जो भी थोड़ी बहुत असेट्स है उनको बेचेगा और जितना पॉसिबल है उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देगा। यही काम करेगा किसका ऑफिसर है, कोर्ट का। अब कोर्ट का ऑफिसर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है इंसॉल्वेंट की, और खरीदने वाला बंदा कौन, बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड, सेल विल बी वैलिड। इंसॉल्वेंट की छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो बेच रहा है, और जो बंदा खरीद रहा है वो बोनाफाइड परचेजर है, तो सेल विल बी वैलिड। ठीक है, एक इसमें आ रहा होगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, उसने ढूंढने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आ रहे हो, वैसी कॉन्ट्रैक्ट में कोशिश करेगा ढूंढने की, रियल ओनर को मिल जाएगा तो कॉमोडिटी वापस कर दो, याद आ रहा है। ड्यूटी एज अ बेली, टेक केयर ऑफ गुड्स लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, अब पहला राइट तो होता है रियल ओनर का, अब रियल ओनर नहीं मिले तो दूसरा राइट इसी का तो होता है, फाइंडर का। अब इसने खूब कोशिश की, नहीं मिल रहा, अब ये बेचेगा, और खरीदने वाला कौन, बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। समझ आ गई बात। और तीसरा इसमें लास्ट आ रहा है प्लेजी, पोनी, ऐसे वर्ड आ रहे होंगे, तो अब इसको समझा देते। देखो, ए ने बी के पास अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रख दिया, गोल्ड गिरवी रखा है, तो बोलते हैं इसने गोल्ड क्या रखा है, प्लेज पे रख दिया, यही बोलते हैं वर्ड। जो बंदा अपना गोल्ड गिरवी रख रहा है उसको बोला जाता है प्लेजर, और जिसके पास गिरवी रखा उसको क्या बोलेंगे, प्लेजी। ठीक है, इसके लिए और वर्ड्स हैं, देखो प्लेजर के लिए एक और वर्ड है पॉनर, और प्लेजी को ही क्या बोला जाता है, पॉनी। ए ने अपना गोल्ड गिरवी रखा बी के पास, तो पोजीशन आ गया बी के पास, बी ने ये बेच दिया उठा के, किसको, बोनाफाइड परचेजर, सी, सेल विल बी वैलिड। ज़्यादा क्या ले लो, डैमेजेस, कैन नॉट डिमांड द गोल्ड बैक, यही दिया हुआ इसमें, सेल बाय प्लेजी और पॉनी, सेल विल बी वैलिड। अगर गलत तरीके से भी बेच दिया, गलत तरीके से भी बेच दिया तो भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर कैसे प्रूव करोगे कि ये गलत तरीके से नहीं था भाई। यहाँ पर राइट टू रीसेल तो आपको मिलता है कि जब वो आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा टाइम पे, तो आप बेच दो, और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, ही विल गेट गुड टाइटल। बट इन केस जिसके पास पोजीशन है, आप तो यही मानोगे ना चीज़ उसकी है, बोनाफाइड परचेजर की क्या गलती है बताओ, वहाँ पे क्या मिलेंगे, सिर्फ डैमेजेस, सेल विल बी वैलिड। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है अथॉरिटी है या नहीं है, सिंपल सा केस दिया हुआ है, प्लेजी या पोनी बेच रहा है, बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। इतना ICI से करा रही हूँ, है ना। नेमो दैट वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया हमने।
अब इसमें ही करना पड़ता है ना। पहले वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। कल किया था शायद अपन ने, है ना, तो आई थिंक रिसेंट में आ रहा होता। खैर अब तो कर लिया। सेक्शन नंबर 27 से 30 तक यहाँ पर कवर्ड है। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। कहाँ से लोगे मैटर, आप यहाँ से लेना। एनालिसिस पार्ट में द जनरल रूल से, जनरल रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू बायर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर सेलर के पास ओनरशिप नहीं है तो बायर को भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। दैट इज टाइटल ऑफ बायर कैन विल बी सेम एज दैट ऑफ सेलर। ठीक है, दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द लैटिन मैक्सिम जिसका नाम क्या है, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। दैट इज नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप आगे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दो एग्जाम्पल, एक तो स्टोलन गुड्स और एक हायर परचेज, यही दोनों बताए थे। और इन दोनों में सेल वॉइड होती है, इवन बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता। क्लियर है ना? ठीक है, अब आए तुम्हारे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन से आ रहे हैं देखो। पहला आ रहा है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। तीन चीज़ें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी? पोजीशन होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर, और बेचने वाला बंदा मर्केंटाइल एजेंट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट, खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर। सेल विल बी वैलिड। इसके बाद आया तुम्हारा मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें यूनिट नंबर 1 में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। हैज़ द अथॉरिटी टू डू 4 थिंग्स। क्या? ही कैन बाय द गुड्स, सेल द गुड्स, कंसाइन द गुड्स, बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स। यही लिया था, तो ये सारा 2(9) में दिया हुआ है। ही कैन सेल द गुड्स, कंसाइन द गुड्स, बाय द गुड्स, रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। तीन चीज़ें याद रखना, बेच कौन रहा है? जॉइंट ओनर। उसके पास पोजीशन किसके साथ है? परमिशन ऑफ को ओनर्स। खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर। सेल विल बी वैलिड। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कार का लिया था, इन्होंने टीवी वीसीआर का लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीन चीज़ें पूरी होनी चाहिए, अगर आप याद करो तो पोजीशन होना चाहिए अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा जिसे अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, हैज़ नॉट बीन रिसेंडेड येट। ठीक है, और तीसरा खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर। सेल विल बी वैलिड। मैंने पॉइंट्स में ही दिया है आपको, वो तीन चीज़ें दे देना। सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन देयर ऑफ। गुड्स तो बेच दिए लेकिन ओनरशिप चली गई बायर के पास, लेकिन गुड्स या ओनरशिप के कागज़ अभी भी किसके पास पड़े हैं? सेलर। और वो किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? बोनाफाइड परचेजर को। सेल विल बी वैलिड। एग्जाम्पल पढ़ लो ये वाला। आईपीएल मैचेस के दौरान पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर एग्रीज टू डिलीवर द सेम आफ्टर फ्यू डेज। मीनवाइल आर ने किसको भेज दिया? एस को, एट हाई प्राइस। सेल विल बी वैलिड। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम। इस बार पोजीशन बायर के पास है, ओनरशिप अभी भी सेलर की है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया क्रेडिट सेल वाला, वो दे सकते हो आप। इसके अंदर एक चीज़ सुनो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, है ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 मेन एग्जाम में आ गया, व्हाट विल बी योर लीगल प्रोविजन, सोच समझ के आंसर देना। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वही चीज़ हो उसके कॉन्सेप्ट में, कुछ और भी लग सकता है।
हायर परचेज में क्या जाएगा? लीगल प्रोविजन। हायर परचेज का भी आ गया, आप बोलो। है तो ये हायर परचेज ही, साफ पता चल रहा है। हायर चार्जेस, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हायर परचेज में क्या दें भाई? लीगल प्रोविजन क्या दोगे? नेमो दैट कोड नॉन है, दैट आई वांटेड टू आस्क। अगर क्वेश्चन आ गया ये हायर परचेज का और स्टोलन प्रॉपर्टी का, दोनों में से किसी का भी आ गया, दोनों एग्जाम्पल थे इसके। एग्जाम्पल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ मुझे। तो जनरल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन क्या जाएगा? नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, छोटे में डिस्क्राइब करके आनी पड़ेगी, वही लीगल प्रोविजन है। एग्जाम्पल में वही होगा। और एक्सेप्शन लगता पॉइंट का तो बता देते कि जनरल रूल ये है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में नहीं लगता और इसमें ये एप्लीकेबल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई बात जो मैं कहना चाहती हूँ। अब यहाँ क्या लिखा है ये पढ़ो। एक पर्सन है जिसके पास पोजीशन है अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ये नीचे दे तो रहा है लेकिन क्या बोल रहा है? इसमें कवर नहीं होता। कहाँ कवर होगा? नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, जनरल रूल लगेगा। अब देखो क्या आया, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। अब तुम ये लाइन पढ़ लो, मैम ने सेम लिखवाई थी या कुछ गलत लिखवा दिया, पढ़ लो एक बार। ओनर इज स्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, ट्रांसफर ही विल गेट गुड टाइटल। यही था। अब एग्जाम्पल पढ़ो इसका। इन्होंने भी एग्जाम्पल एक दिया है, इनका बाई साइलेंस वाला है। मेरे वाले एग्जाम्पल में बोल के बता दिया था। पढ़ो इसको एक बार। Is said to be a buyer in presence of C, that he is the owner of the horse. C चुप रहता है जबकि एक्चुअली हॉर्स C का है। तो बाई कंडक्ट वो बिलीव दिला रहे हैं ना बायर को कि हॉर्स बिलोंग्स टू ए। बाद में मना नहीं कर पाएगा दैट ए डज नॉट हैव एनी राइट टू सेल द गुड्स, हॉर्स इज माइन। समझ में आ रही चीज़? बाई एस्टॉपल द सेल विल बी वैलिड। अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता। ये चुप रह रहा है जबकि घोड़ा इसका है। जैसे बोलना चाहिए था ना कि नहीं नहीं ये घोड़ा तो मेरा है, अब नहीं बोला मतलब सेल वैलिड है ना। सी साइलेंस हैज इंड्यूस द बी टू बिलीव दैट ए इज द ओनर ऑफ दी हॉर्स, जबकि रियलिटी में ओनर था कौन? सी खुद। सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर ने दोनों राइट यूज किए, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पैसे तो मिले नहीं, क्या करेगा? गुड्स को रीसेल करेगा। बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। ये यहाँ साइड में लिख लेना फर्स्ट पॉइंट के। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के केस में ऑफिशियल रिसीवर अगर कोई बंदा दिवालिया हुआ तो इंडिविजुअल, और अगर कंपनी दिवालिया हुई तो लिक्विडेटर। अब वो कोर्ट का ऑफिसर प्रॉपर्टी को बेच रहा है और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, रियल ओनर मल्ला नहीं तो आगे बेचेगा, और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। सेल बाय पॉनी, गुड टाइटल टू द बायर, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ मुझे। अब इस टॉपिक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है नेमो दैट के। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन ICI की बैक साइड जाओ एक बार। एक तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। फर्स्ट एंड सेकेंड दो क्वेश्चन है इस टॉपिक के। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ एज, स्टेट द रूल, स्टेट द केसेस व्हेन इट डज नॉट अप्लाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेमो दैट एक्सेप्शन पूछ लिए। ये कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है ऐसा कुछ, मतलब किसी कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है क्या? पढ़ना एक बार सेकेंड वाला। मर्केंटाइल एजेंट है, ओनर ने कार दी मर्केंटाइल एजेंट को कि 50,000 रुपये से नीचे मत बेचना। एजेंट ने बेच दी 40,000 में। खरीदने वाला बंदा बोनाफाइड परचेजर है कि नहीं है बताओ? सेल विल बी वैलिड, सेल विल बी वैलिड। आंसर कैसे करना है वो देख लेना, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, MCC बुकलेट में भी हमारे दिया हुआ है ये। अब इसके अंदर पहले तो मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन देके आनी है। कौन सी? 2(9) वाली, कि मर्केंटाइल एजेंट कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 4 काम करने की अथॉरिटी रखता है। बाय द गुड्स, सेल द गुड्स, बोरो मनी बाय प्लेसिंग द गुड्स, कंसाइन द गुड्स। ये देखे आओगे
तुम्हारा पहला पहला सेक्शन है 27, वो लग रहा है इसमें। 27 में मर्केंटाइल एजेंट है, 28 के अंदर जॉइंट ओनर। तो यहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। क्या क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो सेल वैलिड होती है? पोजीशन होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर। बेचने वाला कौन? मर्केंटाइल एजेंट। और लास्ट के 2 पॉइंट मिला दो तो बोनाफाइड परचेजर। गुड फेथ में खरीद रहा है एंड हैज़ नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड, सेल विल बी वैलिड। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। तो आज यहाँ तक का मैटर कर लो आप। आगे कल एक काम करते हैं, कल एक तो अपनी ये यूनिट वाइंड अप हो जाएगी। कल एक्सटेंड भी करना पड़ा तो चाहे मुझे लेना पड़ा ज़्यादा, तो 50 मिनट की भी क्लास जाए तो जाए। अपन कंप्लीट करेंगे यूनिट 3, क्योंकि 5-10 मिनट के टॉपिक के लिए नहीं छोड़ेंगे बेसिकली। फिर अपनी यूनिट नंबर 4 बचेगी। इसमें लास्ट यूनिट अनपेड सेलर, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 दिन की यूनिट है, वो सेल्स कंप्लीट होने वाला है। पार्टनरशिप छोटा है सबसे। हाँ, कोई क्वेरी आई हुई है क्या मेरे पास? एक्चुअली रूल ऑफ एस्टॉपेल क्या होता है? रूल ऑफ एस्टॉपेल यही कहता है कि भाई अगर आप अपनी कही हुई बात है, कोई उससे मुकर नहीं सकते, मुकरोगे तो लॉ आपको स्टॉप करेगा। बी ने खुद ने अपने एग्जाम्पल में हरमीत बिली दिलाया था दैट सी हैज़ राइट टू सेल द गुड्स। तो अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता, सेल विल बी वैलिड। हाँ, ओनली लाइबल इन द केस ऑफ टॉर्ट, अदरवाइज नॉट। सिविल रॉन्ग। इस बार तेरा खुद का डाउट है, हैं? पड़ोसी का नहीं लाया? पीछे से आगे आ गया। सिविल रॉन्ग के केस में जो सोसाइटी के अगेंस्ट गलत काम होता है ना, उसमें माइनर को जिम्मेदार माना जाता है।